ने हाथ उठाकर नूरजहां के आंसू पोंछ देने चाहे, परंतु वैसा संभव नहीं हो सका। हाथ तनिक उठा और फिर गिर पड़ा और निताई चेतनाहीन हो गया। कुल 20 मिनट बाद निताई ने दम तोड़ दिया। एक बार एक क्षण के लिए वह फिर होश में आया था और टूटते से स्वर में कहा था, दीदी जय बांगला। नूरजहां जैसे पागल हो गई थी। याकूब ने कई बार उसे समझाने की चेष्टा की, परंतु जैसे वह सुन ही नहीं पा रही थी और मजबूर होकर याकूब मिर्जा को नूर का साथ देना पड़ा। नूर ने कहा था, ऐसा नहीं हो सकता घोष बाबू, मेरी माँ, मेरे बंधु बांधवों की लाशें मेरे होते सड़ती रहें। उसने सभी 29 लाशों को अपने घर के आंगन में लिटाया, इधर उधर से ढेरों काठ कबाड़ इकट्ठा किया और आग लगा दी स्वयं अपने हाथों से। जब वह सामूहिक चिता को अग्नि समर्पित कर रही थी तब भी याकूब मिर्जा ने टोका, क्या ये ठीक होगा? हाँ, लाशें राख हो जाएंगी, मेरे अपने चील कौवों और गिद्धों के शिकार होने से बचेंगे, परंतु निताई को छोड़कर सभी तो मुसलमान हैं, तो उनकी लाश को जला देना क्या इस्लाम के अनुरूप है? नूर ने निश्वास लिया, इस्लाम? कौन जाने इस्लाम के अनुरूप क्या है? इस्लाम के अनुरूप क्या हमारा फौजी शासक था? नहीं, वैसी बात मत उठाए घोष बाबू। मेरे पिता अंग्रेजों के विरुद्ध स्वाधीनता युद्ध लड़े। सही बात यह है, अंग्रेज उतने बर्बर नहीं थे जितने कि यह लोग हैं। पहले चिता जली, फिर घर में आग पकड़ ली, घर से बराबर के घर में आग लगी। वो आग से दूर थे, थोड़ी दूर पश्चिमी पाकिस्तानी सैनिकों की लाशें अस्त व्यस्त पड़ी थीं। अब हेलीकॉप्टर में लगी आग अपने आप ही बुझ चुकी थी। यकायक आकाश में उड़ते कुछ गिद्ध आए और उन्होंने लाशों पर जैसे हमला बोल दिया। याकूब मिर्जा जैसे नींद से जागा। सुनिए, निकट बैठी नूर को उसने संबोधित किया, जी अब चलिए कहाँ? नूर चौंकी, कहीं भी, यहाँ रहना तो ठीक नहीं होगा। कहाँ रहना ठीक होगा? कैसे कह सकता हूँ, आप आपके साथ हूँ। धन्यवाद, मुझे अपने देश के भाई बहनों पर विश्वास है। जी मैं समझा नहीं, समझना क्या इतना आसान है? मैं खुद भी तो कुछ नहीं समझ पा रही हूँ, लेकिन सोचती हूँ हर जगह ऐसा नहीं हुआ होगा। कौन जाने, आप बंगाली हैं घोष बाबू? क्या बंगाली रक्त पर विश्वास नहीं है? मेरा ख्याल है हमारे 28 बंधु और माँ 29 मरे हैं। ऐसे ही नहीं, हम निराश क्यों हों? हमने उनके लगभग 100 आदमी खत्म किए हैं। स्वाधीनता का युद्ध आरंभ हो गया है। हम खोजेंगे तो बहुत से सहयात्री मिलेंगे, हम खोजेंगे। धन्यवाद। याकूब मिर्जा ने जीप कार में चलने का प्रस्ताव किया। नन्हा रहमान साथ था ना, उसके बहाने से कुछ खाने पीने का सामान भी साथ रखा। अपनी ऑटोगन भी साथ लेना नूर नहीं भूली। जगत का यात्रा का अपना स्टाइल था। कलकत्ता से बारकपुर पहुंचकर उसने कार छोड़ दी। बेनी गांव के निकट सीमा पार करने का झंझट वह नहीं करना चाहता था। यूं वह जानता था कि जैसोर होकर खुलना पहुंचने का मार्ग सीधा और साफ है। नदी नालों पर पुल हैं, दोनों ओर अच्छी सड़कें हैं, परंतु उसने गलत रास्ते पर चलना स्वीकार किया। उसके सामान में एक अटैची थी, एक डॉक्टर किस्म का रेड क्रॉस चिन्हित बैग था और कार से उतरने के बाद उसने डॉक्टर टाइप लंबा कोट भी पहन लिया। बदहवास डॉक्टर की भांति स्टेथोस्कोप गले में ही लटका लिया। कार छोड़कर उसने उबड़ खाबड़ मार्ग पर चलने वाली बस ली। बुरी तरह ठसाठस भरी बस में उसे आइए डॉक्टर मोशाय कहकर अच्छा स्थान दिया गया। बस के बाद उसने कुछ मील के सफर के लिए बैलगाड़ी ली। बैलगाड़ी एक कस्बे के प्रांगण में से गुजरी। वहां यकायक पशुओं की पैठ देखकर जगत ने अपना पूर्व निर्णय बदल दिया। वहां गाय और बैलों के अतिरिक्त घोड़े और घोड़ी भी बिक रहे थे। शक से कुछ शरारती सा एक बूढ़ा दोगली नस्ल की काली घोड़ी बेच रहा था, जिस पर सवारी के लिए जीन आदि भी कसी हुई थी। जगत बैलगाड़ी से उतरा। विशुद्ध बंगाली में उस शरारती से बूढ़े को उसने संबोधित किया, तो आप घोड़ी बेच रहे हैं? ले जाए डॉक्टर बाबू, ले जाए। सिर्फ 700 रुपये। 200 का तो इस पर साज है। असल कीमत हुई 500 रुपये। असली अरबी घोड़ी है, इतनी सस्ती क्या कहीं और मिल सकेगी? घोड़ी को परखते हुए जगत ने पूछा, आपकी जाति क्या है मामा जी? मेरी जाति? वही तो पूछता हूँ। मुर्दों के अग्नि संस्कार पर कसकर दक्षिणा वसूल करने वाले महाब्राह्मण तो नहीं है आप। दोगली हर चीज बुरी होती है मोशाय, और यह घोड़ी दोगली है। कुल 500 लीजिएगा। वाकई कसकर सौदेबाजी हुई और 550 में सौदा तय हो गया।
लीजिए, ले जाए डॉक्टर बाबू, जानता हूँ कि इस पर सवारी करके आप मरीजों की सेवा ही करेंगे, सो ले जाइए, 150 कम में ही ले जाइए। धीमे बोलिए। जी हाँ, धीमे बोलिए। घोड़ी सुनेगी तो हंसेगी, कहेगी अच्छा खासा मुनाफा काटने के बाद भी बुड़ू स्याहकाट की चाल चल रहे हैं, रुपये संभालिए। अब तीसरा पहर था। पशुओं की पैठ के निकट ही देसी शराब का अड्डा था। जगत ने थोड़ी थोड़ी करके पूरी 1 बोतल शराब और हरा चारा घोड़ी को पेट भर कर दिया। फिर क्या था, घोड़ी ने रेस के घोड़े को भी मात कर दिया और सूर्यास्त के समय जगत सीमा पर पहुंच गया। धान के खेतों के बीच छोटी सी नदी थी और यही सीमा थी। सीमा सुरक्षा दल के 2 सिपाही जगत को गश्त करते हुए मिले। क्यों जवानों, सब कुछ ठीक है न? जी। ये सामने बस्ती देख रहे हैं न? हाँ, यहाँ मछुए रहते हैं। उन्हीं को लेकर बंगाली सीमा रक्षकों और पाकिस्तानी फौज में आज जमकर लड़ाई हुई। बंगाली सीमा रक्षक हमें दूर से ही सलाम बोलकर खुलना चले गए हैं। उन्होंने बताया है कि खुलना में उन लोगों की मुक्ति फौज और पश्चिमी पाकिस्तानियों में लड़ाई हो रही है ऐसा, परंतु मछुआ परिवारों का पता नहीं लगा। दोपहर से कोई दिखा ही नहीं, शायद मर गए या चले गए। घायल भी तो हो सकते हैं, तब तो उन्हें मेरी मदद की जरूरत हो सकती है। मैं वहाँ तक हो आता हूँ, कोई खतरा हो तो हवाई फायर करके मुझे खबर देना। मैं तुम लोगों का नया डॉक्टर हूँ। पहले डॉक्टर रमापद थे। वह कौन थे नाम तो नहीं जानता, परंतु जो थे वह तरक्की पर चले गए, सिविल सर्जन होकर चले गए हैं। समझ गए न? खतरा देखते ही हवाई फायर करना। नदी में अधिक पानी तो नहीं है? जी नहीं। और दोनों गार्डों के देखते देखते जगत पूर्वी बंगाल में प्रविष्ट हो गया। दोनों गार्ड बात कर रहे थे। कुछ भी हो, अपना नया डॉक्टर हिम्मती आदमी है। जगत ने एक नजर झोपड़ियों पर डाली। झोपड़ियां खाली थी और एक झोपड़ी पर अवामी लीग का झंडा फहरा रहा था। हर स्थान पर तबाही और बर्बादी, ढेरों मृत और मरणासन। राह में उसे कितने ही वृद्ध स्त्री पुरुषों, युवा महिलाओं और बच्चों के काफिले मिले। जगत ने उन लोगों से बंगला में बातचीत की। पता लगा कि यह लोग खुलना के आसपास के गांवों के लोग थे और इन्होंने कसूर यह किया था कि आम चुनाव में आवामी पार्टी को वोट दिए थे। ये भी पता लगा कि खुलना पर पश्चिमी पाकिस्तान का राज्य नहीं, अवामी लीग का राज्य है। डर से फौजी आसपास के देहातों में भाग आए और वहां लूटपाट, बलात्कार और आगजनी शुरू कर दी। नौजवान लोग खुलना में लड़ने गए हैं। पीछे से पाकिस्तानी सैनिकों ने गांव के गांव फूंक कर राख कर दिए। चूंकि जगत डॉक्टर बना हुआ था, इस अभिनय को निभाने के लिए उसने कुछ ज्वर के मरीजों को बुखार की गोलियां भी दी। रात का पहला पहर बीत चुका था। दौड़ते दौड़ते घोड़ी भी थक गई थी, परंतु जगत खुलना पहुंच ही जाना चाहता था। खुलना से 5 मील पहले वो एक बेहुदा सी सड़क पर बढ़ रहा था। सड़क न कहकर उस स्थान को बैलगाड़ियों का गलियारा कहना अधिक उचित होगा। रात के धुंधलके में उसने देखा कुछ कदम पर ही एक जीप कार खड़ी थी। शायद जीप खराब हो गई थी। उसके निकट कई फौजी भी उसे खड़े दिखाई पड़े। जब वह कुछ कदम दूर था तब चेतावनी गूंजी, कौन आता है? घोड़े से नीचे उतरो और हाथ ऊपर उठाओ। उच्चारण मात्र से वह समझ गया कि वह पश्चिमी पाकिस्तानी फौजी हैं। जगत घोड़ी से नहीं उतरा। घोड़ी पर बैठे बैठे ही वह बोला, पंजाबी का रौब नहीं माना करता। अब वह उन लोगों के निकट पहुंच चुका था। एक मेजर रैंक के अफसर ने उस पर टार्च का प्रकाश फेंकते हुए कहा, तो तुसी डॉक्टर हो? ऐसे वक्त में ऐसी रात में कहा, बेवकूफों की बेवकूफियां भुगत रहा हूँ। तुम लोग खुलना में थे क्या? अब घोड़े से उतरते हुए जगत ने पूछा। हाँ। खुलना में कमबख्त बागी भारी पड़ गए। इधर 3 गांव का सफाया किया, लेकिन हमारे भी 40 जवान मारे गए। मेरा नाम मेजर वहीद है, ये कैप्टन रफीक और वह कैप्टन तारिक। जीप का इंजन जो ठीक कर रहा है सेकंड लेफ्टिनेंट अल्लाह दिया है। ओह, ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि खुलना से कब चले थे? आज सुबह। आप लोगों की पानी की बोतलें कहाँ हैं? मैं पूछता हूँ, आप लोगों ने गांवों के तालाबों का पानी तो नहीं पिया है? सो तो पिया है तो बेड़ा गर्क। तुम्हारे अफसर लोग सुअर दे पुत्र हैं, लेकिन खोते दे पुत्रों। तुम में भी अक्ल नहीं है क्या? बंगालियों ने सारे तालाबों में हैजे के जरासीम छोड़ दिए हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ? 150 हैजे के टीके मेरे पास थे, अब 70 बाकी हैं।
इसके बाद क्या करूँगा, बोलो। लेकिन अभी तक तो 24 घंटे बाद असर होता है अकल के दुश्मनों। जहन्नुम जाने की कोशिश मत करो, टार्च की लाइट दो। जगत ने अपना बैग खोला, एक दवा से सीरिंज भरी और पहले मेजर को फिर तीनों को एक ही बार में भरी दवा में से निपटा दिया। बैग बंद करते हुए वह बोला, मेरी बात याद रखना, दुनिया सांप से डरती है लेकिन सांप बंगाली से डरता है। दुनिया हैजे से डरती है लेकिन हैजा बंगाली से डरता है। मुफ्त में अपनी बीवियों को बेवा मत बनाओ। मुझे बताओ कि अपने और पंजाबी फौजी कहाँ हो सकते हैं। इधर आगे बढ़ोगे तो 3 मील पर कर्नल का कैंप है। ओह ठीक, खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। जगत फिर घोड़ी पर चढ़ गया। वो कठिनता से अभी 2 मील ही आगे बढ़ा था कि मेजर, दोनों कैप्टन और वो सेकंड लेफ्टिनेंट चारों जीप के इर्द गिर्द पड़े एरिया रगड़ रहे थे। उनका निरंतर दम घुटता जा रहा था। पूर्वी बंगाल के स्वतंत्र सेनानियों को जगत की यह पहली सहायता थी। उन चारों को भयंकर विष का इंजेक्शन दिया गया था। इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।